सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में समझाया था। हमने बात की थी कि कैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, उससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, उससे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनेगा, उससे दो कंपाउंड बनेंगे, एक बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड, एक बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड के अंदर। ये 3-फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड आगे बना देगा 1,3-डाइग्लिसरिक एसिड, उसके बाद बनेगा 2-ग्लिसरिक एसिड, उसके बाद बनेगा PEP यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, उससे बन जाएगा पाइरुविक एसिड। तो ये था कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कैसे दो पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस में दो पाइरुविक एसिड बने हैं, अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस रेस्पिरेशन में क्या होगा, इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा, मैंने आपको बता दिया, जब ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होने पर पाइरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब ये रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। यानी कि ये कौन सी कंडीशन में होगा, पहली स्टेट लिख रहा हूं इसकी भाई, अंडर एनएरोबिक कंडीशंस। ये एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर होता है भाई, बात समझ में आती है। एनएरोबिक कंडीशन का मतलब क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। ऐसा प्लेस जहां पर ऑक्सीजन ना हो वहां पर रेस्पिरेशन होगा तो ये रेस्पिरेशन होगा। अगला स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है भाई। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा किसका, ग्लूकोज का। अगला स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं इसका, इसी प्रोसेस को हम ऑल्सो नोन एज, एक और नाम से भी जानते हैं भाई, इसका दूसरा नाम है फर्मेंटेशन। क्या नाम है बच्चे, फर्मेंटेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का ही नाम क्या है, फर्मेंटेशन नाम है भाई। ये जो फर्मेंटेशन वर्ड है ना, ये आपने बहुत बार सुना होगा भाई, छोटी क्लासेस में भी आपने सुना होगा फर्मेंटेशन, है ना। तो फर्मेंटेशन ने आपने थोड़ा सा आइडिया लिया होगा कि यहाँ पर अल्कोहल बनता है, एसिड बनता है, उसी को डिटेल में आज चर्चा करेंगे। तो ये तीन स्टेटमेंट लिखे हैं मैंने एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें एयर नहीं हो। एयर का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन ना हो तब जो रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो चलिए भाई, अगले स्टेटमेंट लिखता हूं आपके सामने। ये जो रेस्पिरेशन है, यहां पर पाइरुविक एसिड रिड्यूस्ड होता है। पाइरुविक एसिड रिड्यूस्ड बाय, कौन करता है इसे, NaDH2 करते हैं भाई। अगर आपको याद हो कि स्टेप नंबर 6 के अंदर ग्लाइकोलाइसिस में NaDH2 बने थे, NaDH2 फॉर्म हुए थे, वो NaDH2 यहां पर इस पाइरुविक एसिड को वापस रिड्यूस करते हैं, अपना हाइड्रोजन इस पाइरुविक एसिड को दे जाते हैं। यानी कि ये किसकी तरह काम कर रहे हैं भाई, पाइरुविक एसिड का रिडक्शन करा रहा है ये सब्सटेंस, इसलिए ये क्या हो गया, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बात समझ में आती है। उसके बाद अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा, ये हिजार्डस प्रोसेस है। कैसी है बच्चे, हिजार्डस प्रोसेस। क्यों है ये हिजार्डस प्रोसेस, क्योंकि यहां पर एक तो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है भाई, अल्कोहल, उसके अलावा यहां पर एसिड भी प्रोड्यूस होता है। इन दोनों के प्रोडक्शन के कारण, क्योंकि दोनों ही जहरीले सब्सटेंस है भाई, दोनों ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस के प्रोडक्शन के कारण ये प्रोसेस कैसा होता है, हजार्डस होता है। ये प्रोसेस थोड़ा खतरनाक होता है, थोड़ा गंभीर साबित हो सकता है। बोलो, बात समझ में आती है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस आकर किन ऑर्गेनिज्म में होता है। तो मैं लिखता हूं आपके सामने, इन मेनी प्रोकैरियोट्स, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर। जैसे प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं बच्चे, बैक्टीरिया आते हैं, तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट में बैक्टीरिया। कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर भी ये होता है, कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो यीस्ट, उसके अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये तीन स्टेटमेंट और लिखे हैं मैंने एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, जिनको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे।
अब मैं आपको समझाता हूं, अगर किसी भी बैक्टीरिया की सेल में या फिर किसी एनिमल की मसल की सेल में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो किस प्रोसेस से होता है, डिटेल में ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस में जो पाइरुविक एसिड बना है, क्या बना है बच्चे, पाइरुविक एसिड, यहां से कहानी स्टार्ट होती है आगे की। अगर मसल सेल के अंदर या बैक्टीरिया सेल के अंदर ये पाइरुविक एसिड बना है ग्लाइकोलाइसिस से, तो ये जो पाइरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, ये कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड के अंदर। अगर आपको पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला पता हो तो मैं बता दूं, यहां पर पिछली क्लास में भी बताया था ग्लाइकोलाइसिस वाली में, इसका फॉर्मूला होता है C3H4O3। अगर आपको लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बता दूं तो ये होता है C3H6O3। अगर आप ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूलाज को, केवल हाइड्रोजन का नंबर डिफरेंट है। यहां के कंपेयर में यहां पर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। ये 2 हाइड्रोजन कहां से आए होंगे, अभी मैंने कहा था NaDH2 अपने 2 हाइड्रोजन देता है पाइरुविक एसिड को। यहां पर NaDH2 आया था भाई, और यहाँ के दोनों हाइड्रोजन इस पाइरुविक एसिड से जुड़ गए। 4 हाइड्रोजन थे, 2 यहाँ से जुड़े तो 6 हाइड्रोजन बन गए, और 6 हाइड्रोजन बनते ये क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया। ये जो NaDH2 है इसने अगर अपने हाइड्रोजन छोड़ दिए तो NAD बन के ये वापस बाहर निकल चुका है। ये जो प्रोसेस हुई है ये कहाँ पर हुई है, ये बैक्टीरिया के अंदर होती है और ये मसल सेल के अंदर होती है। इस प्रोसेस में कौन कौन सा एंजाइम काम में आता है भाई, यहाँ पर जाइमेज एंजाइम काम में आता है। अगर ये प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर हुई है तो बोलो, बात समझ में आती है। यहां पर लैक्टिक एसिड बन रहा है ना, इसलिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम काम में आ सकता है। कब, जब मसल सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। कब, जब मसल सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। अगर ये रिएक्शन बैक्टीरिया में होती है तो इस रिएक्शन में जाइमेज एंजाइम काम में आता है। अगर ये रिएक्शन मसल सेल में हो रही है तो यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है। ध्यान से देखो, लैक्टिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ये कहना चाहता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बेसिकली। बोलो, बात समझ में आती है क्या। बहुत ही आसानी से सिंपली प्रोसेस को देखो, कुछ भी नहीं हुआ है। पाइरुविक एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं जिससे वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, और ये हाइड्रोजन किसने दिए हैं, NaDH2 ने दिए हैं। इसलिए NaDH2 को यहां पर क्या बोलूंगा मैं, रेड्यूसिंग एजेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा बच्चे, रेड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में रेड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो NaDH2 होता है। बोलो, बात समझ में आती है। क्या यहां पर पाइरुविक एसिड का रिडक्शन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो क्या यहां पर NaDH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो मैं यहां पर यह भी लिख सकता हूं NaDH2 ऑक्सीडाइज्ड। यहां पर NaDH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है और यहां पर पाइरुविक एसिड का रिडक्शन हुआ है, पाइरुविक एसिड रिड्यूस्ड। बोलो, बात समझ में आती है क्या। तो ये दोनों पॉइंट भी आप नोट करेंगे। लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हुआ है, यहां पर कोई एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये प्रोसेस होती है किसी भी बैक्टीरिया और किसी भी मसल के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो एक ग्लूकोज से 2 पाइरुविक एसिड बनते हैं भाई। तो 2 पाइरुविक एसिड के लिए यहां पर अपन 2 लगा देते हैं कि भाई 2 पाइरुविक एसिड आए, और यहां पर 2 लैक्टिक एसिड भी बने, इसके आगे भी 2 लगा देते हैं। यहां पर 2 NaDH2 आए और 2 NAD बनकर चले गए, और 4 हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो गए। इस फॉर्मूले की आगे क्या लग जाएगा बच्चे, 2 लग जाएगा। बोलो, इतना अपन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये थी भाई कंप्लीट रिएक्शन जो बैक्टीरिया और मसल सेल के अंदर होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस। तो आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं आपको आगे की रिएक्शंस बताता हूं। तो चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया है, और अब मैं बताता हूं आपको अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हीस्ट के अंदर होता है तो कैसे रिएक्शन होगी। ध्यान से देखिएगा बच्चे, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने पाइरुविक एसिड। ये वही पाइरुविक एसिड है जो ग्लाइकोलाइसिस से बना है। बोलो, बात समझ में आती है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला C3H4O3 है। अगर हीस्ट के अंदर इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये पाइरुविक एसिड बदल जाता है इथेनॉल में। किस में बदल जाता है बच्चे, ये बदल जाता है इथेनॉल में, और इसके साथ एक CO2 गैस का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाता है। अगर आपको इथेनॉल का फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता दूं, ये होता है C2H5OH। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, यहां पर 4 हाइड्रोजन, यहां पर 6 हाइड्रोजन, यहां पर
3 कार्बन, यहां पर 2 कार्बन क्योंकि 1 कार्बन यहां पर चला गया, यहां पर 3 ऑक्सीजन, यहां पर 1 ही ऑक्सीजन क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहां पर चले गए। कुल मिलाकर इधर के सारे एटम्स को अगर आप कैलकुलेट कर लो और इधर के सारे एटम्स को कैलकुलेट कर लो तो केवल हाइड्रोजन का 2 नंबर एक्स्ट्रा दिखेगा, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा। 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा कहां से आया होगा? वही सेम कंसेप्ट यहां पर भी NaDH2 आया होगा जो ग्लाइकोलाइसिस में बना है और वो NAD बनकर चला गया होगा, अपने दोनों हाइड्रोजन यहां पर छोड़कर चला गया होगा। बोलो बात समझ में आती है? ये प्रोसेस यहां पर भी कंडक्ट होती है सेम टू सेम। उसके बाद यहां पर एंजाइम कौन सा काम में आता है? अभी बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या यहां पर पाइरुविक एसिड से CO2 बाहर निकला है? ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बोक्सिलेज बाहर निकला है, कार्बोक्सिलेज, इसलिए डी कार्बोक्सिलेज किससे निकला है? पाइरुविक एसिड से। तो एंजाइम का नाम लिख रहा हूं मैं, पाइरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप बच्चे पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि पाइरुविक एसिड को पाइरुवेट भी लिखा जा सकता है। अगर इसी एंजाइम को शॉर्ट में लिखूं तो मैं लिखूंगा PA पाइरुविक एसिड, आगे लिख दूंगा क्या? डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज का मतलब है पाइरुविक एसिड से CO2 को, कार्बोक्सी मतलब CO2, उसे बाहर निकाल दिया। डी का मतलब बाहर निकालना। तो ये पहला एंजाइम है जो यहां पर काम में आता है। दूसरा एंजाइम यहां पर कौन सा काम में आता है? ध्यान से सुनिएगा। क्या ये अल्कोहल है? बिल्कुल है। क्या इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है? भाई बिल्कुल हुआ है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम आया है भाई एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। तो यीस्ट के अंदर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो यीस्ट के अंदर ग्लाइकोलाइसिस में बना पाइरुविक एसिड इथेनॉल बनाता है और CO2 बनाता है। यहां पर 2 एंजाइम काम में आते हैं, पाइरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज और एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। बोलो बात समझ में आती है? ये जो NaDH2 है ये ग्लाइकोलाइसिस के 6 स्टेप में बना था, यहां पर वापस ये यूज हो चुका है। क्लियर है क्या? अगर मैं आपको बताऊं कि ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से 2 पाइरुविक एसिड बने थे, तो यहां पर भी 2 पाइरुविक एसिड अपन लेंगे, 2 ऐसे फॉर्मूले अपन लेंगे। उसके बाद यहां पर 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाहर निकल जाएगी। 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन के लिए 2 NaDH2 आएंगे और 2 NAD बाहर निकल जाएंगे। ये जो 2 NAD है, अगर आपको पता हो ग्लाइकोलाइसिस के 6 स्टेप में मैंने कहा था यहां पर NAD आता है और NaDH2 बन के चला जाता है। NAD जो आ रहा था वो कहां से आ रहा था? इसी प्रोसेस में जो बनता है वो वापस ग्लाइकोलाइसिस के 6 स्टेप में जाता है और वहां से 2 हाइड्रोजन उठा के लाता है, और वो जो 2 हाइड्रोजन उठा के ला रहा है वो वापस यहां पर आता है, इस रिएक्शन को करवाता है, हाइड्रोजन यहां पर देके वापस ये बनके वापस ग्लाइकोलाइसिस के 6 स्टेप में जाकर हाइड्रोजन ले लेता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह चलता रहता है NADH का काम। बोलो बात समझ में आती है क्या? तो ये है भाई यीस्ट के अंदर होने वाला एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उम्मीद करता हूं एक एक लाइन बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो गई है और आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा मैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि यीस्ट के अंदर अभी अभी आपने देखा क्या बना बच्चे? अल्कोहल बना। बैक्टीरिया के अंदर क्या बना बच्चे? लैक्टिक एसिड बना। ये दोनों ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन एक हिजार्डस प्रोसेस है, खतरनाक, एक डेंजरस प्रोसेस है। ध्यान से देखिएगा आप, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर किसी यीस्ट के अंदर जो अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है, अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है वो 30% से अबव हो जाता है तो वो यीस्ट मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है भाई, वो डाई हो जाता है। बोलो बात समझ में आती है? किसी भी यीस्ट के अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन अगर 13% से अबव हो जाती है तो वो यीस्ट मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। बात समझ में आती है? इसलिए मैं यहां पर कह सकता हूं कि नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस के अंदर जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है वो 13% होता है।
क्योंकि इससे ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन हुआ तो यीस्ट ही मर जाएगा। नेचुरली यीस्ट को सर्वाइव करवा नहीं रहे हैं, इसलिए यीस्ट ही मर गया तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो नेचुरली फर्मेंटेशन करके बेवरेजेस बन रही है उनके अंदर 13% होता है अल्कोहल का कंसंट्रेशन। बात समझ में आती है? अगर आप इस कंसंट्रेशन को चाहते हो 13% से ज़्यादा, है ना, अगर आप ग्रेटर देन 13% एल्कोहलिक कंसंट्रेशन चाहते हो तो आपको एक प्रोसेस करवाना पड़ता है, डिस्टिलेशन। क्या करवाना पड़ता है बच्चे? डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा आप ये जो 13% है अल्कोहल की कंसंट्रेशन का, इसको बढ़ाकर बहुत ज़्यादा कर सकते हो, 18% तक भी कर सकते हो। बोलो बात समझ में आती है? 18% तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसी बेवरेजेस भी होती है जैसे रम है, विस्की है, उसके अंदर 70% 80% तक एल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है। बोलो बात समझ में आती है क्या? अगर मैं कुछ एग्जांपल भी बता दूं यहाँ पर आपको नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस के कुछ एग्जांपल, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जैसे कि बियर हो गया, ठीक है, जैसे कि वाइन हो गया। अगर मैं डिस्टिलेटेड बेवरेजेस के कुछ एग्जांपल लिखूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे रम हो गया, जैसे विस्की हो गया। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल बताए हैं आपको जो बेवरेजेस प्रोड्यूस होती है नेचुरली फर्मेंटेशन से, उनके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज जो है वो कम होता है। 13% मैक्सिमम कंसंट्रेशन है अल्कोहल का वहां पर, लेकिन जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाई जा रही है उनके अंदर कंसंट्रेशन 80% तक हो सकता है। उनके अंदर रम और विस्की जैसी बेवरेजेस आती है। तो ये कंसेप्ट था भाई ओवरऑल पूरा का पूरा एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है इस टॉपिक से रिलेटेड। ये जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस है इसके बारे में अपन और भी ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं 12th क्लास के यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर के अंदर। तो अभी के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करेंगे। जब वो चैप्टर चलेगा तो और ज्यादा डिटेल में अपन बात करेंगे। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।